नमस्कार। राहुल गांधी के विशेष दूत अशोक गहलोत ने बिहार पहुंचकर महागठबंधन के मंच से ये घोषणा कर दी कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के चेहरा हैं और वही चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अशोक गहलोत ने अभी पूरी तरह से साफ कर दिया कि सरकार बनी तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं। मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अब सवाल उठता है कि इसमें नया क्या है। सभी यह जानते थे कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी है और सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित किया गया? मुकेश सहनी के पास न तो कोई विधायक है और न ही वह खुद अभी तक कोई चुनाव जीत सके हैं। सवाल यह भी है कि राजद के तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा बने, वीआईपी के मुखिया उप मुख्यमंत्री का चेहरा बने, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला जो अशोक गहलोत घोषणा करने बिहार पहुंच गए? एक एक कर तीनों सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले तेजस्वी के नाम की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों? दरअसल तेजस्वी के नाम की घोषणा कराकर राहुल गांधी ने बिहार में बड़ा दांव खेल दिया है। राहुल गांधी की नजर उस 20% वोट पर है जो नीतीश के नाम पर पड़ता है और इस बार ये वोट कंफ्यूज है। इस वोट बैंक को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसके नेता नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। अमित शाह ने इस कंफ्यूजन को यह कहकर और बढ़ा दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव बाद गठबंधन के दल तय करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन सीटों पर खड़ी हो गई है जहां नीतीश की पार्टी जदयू के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहां के नीतीश के मतदाताओं को यह विश्वास नहीं है कि एनडीए के जिस भी प्रत्याशी को वोट देंगे वह नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा, क्योंकि चुनाव बाद विधायक वही करेगा जो उसके दल का नेता कहेगा। और चिराग पासवान, अमित शाह अगर अभी नीतीश के नाम पर किंतु परंतु कर रहे हैं तो चुनाव बाद क्या करेंगे? ऐसे में नीतीश के मतदाता विकल्प की तलाश में हैं और राहुल गांधी ने तेजस्वी के नाम की घोषणा करके ऐसे ही मतदाताओं को विकल्प दे दिया है, क्योंकि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर नीतीश के मतदाता बीजेपी और चिराग से अधिक लालू यादव पर विश्वास करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। राहुल गांधी ने तेजस्वी के नाम की ये घोषणा कराकर मोदी के चाणक्य अमित शाह के सामने कुएं और खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। तेजस्वी के नाम की घोषणा के बाद अमित शाह पर नीतीश के नाम की घोषणा का दबाव बढ़ेगा। शाह नीतीश के नाम की घोषणा नहीं करेंगे तो नीतीश के मतदाताओं के मत से हाथ धोएंगे और नीतीश के नाम की घोषणा करेंगे तो बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने वालों के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी के नाम की घोषणा के बाद अब ये नहीं चलेगा कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक तय करेंगे। शाह को बताना पड़ेगा एनडीए का मुख्यमंत्री कौन, वरना महागठबंधन शाह को चैन की नींद नहीं लेने देगा। इसकी शुरुआत भी तेजस्वी के नाम की घोषणा के साथ ही तब हो गई जब खुद अशोक गहलोत ने अमित शाह से सवाल किया
कि एनडीए का चेहरा कौन। अरे अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाला तो तेजस्वी भी इसे धार देने में पीछे नहीं रहे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। अब अगला सवाल है, उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी के नाम की घोषणा क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी जिस निषाद बिरादरी से आते हैं, उस निषाद बिरादरी का वोट प्रतिशत बिहार में 8% है। 3 दर्जन सीटों पर निषाद उलटफेर की ताकत रखते हैं। इसी वोट बैंक के चक्कर में पिछली बार एनडीए ने मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में शामिल करते हुए 11 सीट दिया था। इसमें से 4 पर सहनी के विधायक जीते भी, लेकिन बीजेपी ने सहनी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर सहनी को पैदल कर दिया। अब सहनी पूरी कहानी मंच से महागठबंधन के लिए सुनाएंगे, बताएंगे कि निषादों का हितैषी कौन है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे
दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। अब अंतिम सवाल जो आपके मन में होगा कि इस कवायद से कांग्रेस को क्या मिला। कांग्रेस ने राजेश राम जैसे दलित या किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री के लिए आगे करके दलित या फिर मुस्लिम दांव क्यों नहीं चला? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जैसे ही वह अपने किसी का नाम बढ़ाएगी वैसे ही बीजेपी इसे चुनाव पहले सत्ता के बंटवारे के रूप में प्रचारित करेगी। कांग्रेस जैसे ही किसी मुस्लिम का नाम बढ़ाएगी बीजेपी तुष्टीकरण का नैरेटिव गढ़ ध्रुवीकरण में जुट जाएगी। वैसे भी कांग्रेस को इस चुनाव के बाद असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाना है और वहां कांग्रेस बीजेपी के लिए सिर्फ बिहार का रिपोर्ट कार्ड ही मायने रखता है। बिहार में किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराकर कांग्रेस असम के रास्ते पूरे देश में बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। ऐसे में बिहार में उसे सिर्फ जीत चाहिए, बीजेपी के सापेक्ष जीत चाहिए, बाकी सब उसने अन्य दलों के लिए छोड़ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।